नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PHC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आंदोलन भी समाप्त हो चुका है। आंदोलन में आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अब देखिए जो हमारा एग्ज़ाम है वह 16 फरवरी के दिन होने वाला है। अब 16 फरवरी के दिन कभी आज से हम देखते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए 50 डेज बचते हैं। अब 50 दिन में आपको क्या करना है, उन सभी के ऊपर भी हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि 50 दिन में हम आपके लिए क्या करने वाले हैं दोस्तों। परंतु जो 16 फरवरी का आपका टारगेट है, उसके लिए आप सभी को पता है एमपी जीके की टारगेट सीरीज में डेली चला रहा हूँ। और दोस्तों, अभी तक 32 लेक्चर आ चुके हैं। आज हमारा 33वां लेक्चर है। और दोस्तों, हर एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी आप आज जाओगे तो 750 प्रश्न आप लगभग कर चुके हैं, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो एमपीपीएससी ने पूछे। और इसमें जो डिटेल बताई जा रही है वह आप देखेंगे कि जो एमपीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है या पूछे गए, उन्हीं से रिलेटेड पूरी डिटेल बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ इस सीरीज को जो इसके 30 वीडियो डले हुए हैं उसे ज़रूर देखो। इसमें मैं आपको करंट अफेयर भी कंप्लीट करा रहा हूँ। डेली 3 प्रश्न हम डेली कवर करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि लगभग जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपके पास 250-300 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एमपी से रिलेटेड होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में वहीं पूछे जाएंगे। जो साल भर का करंट अफेयर होता है एमपी का, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 से 300 न्यूज़ हमें निकल के आती है सामने। तो उन सभी न्यूज़ पे हम बात करेंगे। आज मैंने सुबह आपके लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट का वीडियो डाला है, तो भैया उस फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो वीडियो है उसे भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अब हमें नए आंकड़े पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 16 फरवरी के दिन हमारा पेपर है, तो हमें कम से कम 30 दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना होगा। अब 30 दिसंबर से पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, तो हमें नई फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ पढ़ना होगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस सीरीज को डेली ज़रूर देखिए। जो सीरियस है वो ज़रूर देखना भैया, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको आज भी यकीन दिलाना चाहता हूँ। और 90+ आपके नंबर आने वाले हैं, यानी जो एमपी के जितने भी प्रश्न होंगे वो यहीं से आपसे बन जाएंगे। तो लगातार इस सीरीज पे बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेक्चर नंबर 32 के पहले क्वेश्चन ऑफ द डे हम देख लेते हैं कि हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। तो आप सभी को पता है यह यूनिवर्सिटी सागर में स्थित है और मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, यानी पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जुलाई 1946 में की जाती है। दूसरा प्रश्न था, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो आप सभी को पता है केबी कामत जी मध्य प्रदेश के प्रमुख पहले मुख्य सचिव थे। वर्तमान में आप सभी को पता है अनुराग जैन जी को अभी हाल ही में क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। कभी आपने एफएलटी नहीं दी है तो आज एफएलटी देना। आज हमारी 4th एफएलटी अपलोड हो चुकी है, उसे ज़रूर दें और देखें, अपना एनालिसिस देखें कि आपने कितना पढ़ लिया है अभी तक और कहाँ से आपके प्रश्न सही हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से गलत हो रहे हैं उन पे और काम कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एमपीपीएससी में पूछा हुआ है, एडीपीओ का पेपर हम देख रहे हैं आज, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में ए.यू. हुम द्वारा इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। त्रिपुरी यानी जबलपुर में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की जाती है। ठीक है, पहले इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है, परंतु कुछ कारण हो जाते हैं जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी इस जो हमारा त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम था अर्जुन लाल सेठी, आपको याद रखना है। द्वारिका प्रसाद मिश्र आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के कौन थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है। देखो भैया कितना डिटेल में पूछ रहा है, आजकल हमें डिटेल में पढ़ने की ही ज़रूरत है। तो देखिए, छिंदवाड़ा पहले छिंदवाड़ा में आयोजित होता था वहाँ, परंतु अभी हाल ही में एक नया जिला बन गया पांडुरना, ऐसा भी लिखा जाता है पांडुरना, और कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पांडुरना जिले में जाम नदी है
और जाम नदी के तट पर ही क्या होता है, एक मेला लगता है, उसका नाम है गोटमार मेला। क्या मेला? गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को पत्थर मार मेला भी कहा जाता है। इस मेले में क्या होता है कि दो गांव हैं, एक है साभर गांव करके और एक है पांडुरना। दोनों गांव हैं और इन दोनों गांव के बीच में नदी बहती है, जाम नदी। ठीक है। इस मेले में क्या करते हैं, यहाँ पर एक डंडा लगाते हैं और डंडे के ऊपर कुछ होता है, उस पर निशाना लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन गांवों के बीच में प्रेम कहानी को लेकर कोई सा विवाद हुआ था, उसी के कारण हर साल गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना किस किस गांव के बीच में, सावर गांव और पांडुरना के मध्य गोटमार मेला आयोजित किया जाता है, और किस नदी के तट पर, जाम नदी के तट पर यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा गोटमार मेला है वह क्या है। अब देखो एक और मेला है यहाँ पर, इसका राइट आंसर तो गोटमार मेला होगा। एक आपको मेला देखने को मिल रहा होगा, हिंगोट बार मेला। तो देखो हिंगोट बार मेला जो होता है वह दिवाली के अगले दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, दिवाली के अगले दिन आयोजित किया जाता है हिंगोट बार मेला। यहाँ इंदौर में आयोजित होता है। इसमें क्या होता है, हिंगोट यानी एक उपकरण होता है, जैसे आपने देखा होगा जो हम चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं सर बम मान लो आप, तो ठीक है बम मान लो। तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, बम फेंक के बार करते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है, हिंगोट बार मेला कहा जाता है। एमपीपीएससी ने पहले पूछा है, तो आपको याद रखना है दिवाली के अगले दिन इंदौर में आयोजित किया जाता है हिंगोट बार का मेला। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको समझ में आ गया होगा। इंदौर में भी कहाँ पर, तो इंदौर में गौतमपुरा में। कभी किसी को देखना हो तो दीपावली के अगले दिन जाइए गौतमपुरा, यहाँ पर हिंगोट बार का मेला आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? तो देखो अपने यहाँ आपने सुन रखा होगा ढफला ढफला, बोलते हैं कोई ढफला ढफला, तो वो क्या है भैया, ढफला भाषा में आ चुका है, पर उसका मतलब क्या होता है, दफड़ा उसका मुख्य नाम होता है, परंतु अभी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ढफला ढफला बोलते रहते हैं, शादियों में बजता है, आप सभी को पता है। तो मांदर और जो दफड़ा है वह क्या है, बाघ यंत्र है, यानी जिसे जो बजते हैं, बजाने वाले यंत्र होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बाघ यंत्र बोला जाता है। तो ये दोनों क्या है, बाघ यंत्र है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बाघ यंत्र बता देता हूँ जो हमारे यहाँ प्रमुख जो उत्सव होते हैं उसमें बजाए जाते हैं, या कुछ समारोह होता है उसमें बजाए जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक होता है हमारे यहाँ निर्गुणिया गायन, निर्गुणिया गायन, जो कि कबीर पंथी होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। निमाड़ में यह मुख्य रूप से चलता है, और इसमें एक तारा नामक बाघ यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक होता है कलगी तुर्रा मुख्य रूप से निमाड़ में, वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो कलगी तुर्रा में जो बाघ यंत्र होता है वह, उसका नाम क्या होता है, चंग, याद रखना है आपको। फिर एक हमारे यहाँ होती है गम्मत, तो यहाँ भी सब निमाड़ में होती है। तो गम्मत में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें करते हैं एक तो मृदंग का, व झांझ का। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जो ढपड़ा और मांदर है, यह आदिवासी जनजाति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बाघ यंत्र है। और यह क्या है, हमारे यहाँ निमाड़ में होने वाले कुछ समारोह में कौन कौन से बाघ यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि निर्गुणिया गायन में कौन सा बाघ यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान नामक यज्ञ करवाया था? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ दान का मैंने पहले भी बताया था कि एक राष्ट्रकूट नरेश थे। कौन थे? राष्ट्रकूट राजा थे, उनका नाम था दांती दुर्ग। क्या नाम था उनका? दांती दुर्ग था। उनने उज्जैन में क्या कराया था? हिरण्यगर्भ दान नामक एक यज्ञ कराया था। तो किसने कराया था? दांती दुर्ग ने कराया था। ये पहले भी एमपीपीएससी ने पूछा था, ये वापस से क्या हुआ है, पूछा गया है। तो देखिए रिपीटेशन मोड कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको यकीन रखना है इस सीरीज़ के ऊपर कि सर रिपीट लगातार होता जा रहा है, तो हमें याद रखना है सब कुछ। देखो दांती दुर्ग ने कुछ उपाधि भी धारण की थी, जैसे कि महाधिराज, फिर परमेश्वर और परम भट्टारक। यहाँ पूछा गया था एक बार
कि परम भट्टारक की उपाधि किस शासक द्वारा रखी गई थी? तो किसने धारण की थी परम भट्टारक की उपाधि? तो आपको याद रखना है, दांती दुर्ग नामक शासक ने उसे धारण की थी। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर, PYQ से ही प्रश्न बन रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है। तो देखो, ज्ञान दूत है, बिल्कुल सही है। फिर ग्राम संपर्क है, बिल्कुल सही है। हेड स्टार्ट है, हाँ सर, ज्ञान दूत धार से स्टार्ट हुई थी 2000 में। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या होता था कि MP ऑनलाइन या जो भी हमारा सर्वर होता है, या आप समझ लो कि कॉमन सर्विस सेंटर आपने सुन रखे होंगे, यहाँ पर आपको क्या होता है, ऑनलाइन संबंधित पूरे गतिविधियाँ होती हैं। तो ऐसे कुछ सेंटर्स खोले गए थे ज्ञान दूत के अंतर्गत। फिर देखो ग्राम संपर्क, तो ये ग्राम संपर्क पंचायत विभाग द्वारा हमारे यहाँ बनाई गई है और इसका उद्देश्य है कि गाँवों को पूरा इंटरनेट से कनेक्ट करना। हेड स्टार्ट हमारे यहाँ एक योजना भी चलती है, 2004 में हुई थी। इस योजना के तहत क्या किया जाता था, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्या की जाती थी? कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो कंप्यूटर भी वर्तमान में ई गवर्नेंस से ही संबंधित है। अब आप बोलोगे सर, आपने तो एक दिन हमें बताया था कि हेड स्टार्ट तो एक योजना या ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं होगी। तो क्या होता है कि समय समय पर योजनाओं में जो उनकी एलिजिबिलिटी होती है या उसमें जो शर्तें होती हैं उनको बदलते जाते हैं गवर्नमेंट। तो हेड स्टार्ट भी क्या होता है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आती है। अब कभी कभी प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं, कभी नहीं है पूछता तो हम हेड स्टार्ट लगा देते हैं, परंतु उसने पूछा ई गवर्नेंस योजना है, तो सर हमने दो तो पढ़ रखी, ज्ञानदूत और ज्ञान संपर्क तो है, तो हेड स्टार्ट भी होगा, तो हमें आंसर लगा के आना था उपरोक्त सभी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य संस्थान स्थित है? तो देखो भैया, यहाँ जो है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य संस्थान, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। अब जबलपुर जिले में स्थित हम कुछ अन्य संस्थाओं की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय मुख्यालय देखने को मिलता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। एक यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, आप सभी को पता होगा। फिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि कॉलेज है। फिर यहाँ पर आपको पता है कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, यह भी कहाँ पर है? तो सर ये भी हमारे जबलपुर में स्थित है। फिर यहाँ पर एक है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। क्या है? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान या सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, जो कि किसका है? विद्युत मंत्रालय का है, मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग द्वारा है। इसमें विद्युत से संबंधित पूरी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो ये सभी संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आया सुमेलित नहीं है, तो भैया फैक्ट को आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा। तो यहाँ पर जनजाति दी है और उसकी उप जनजाति दी है, हमें देखना है कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो सर गोंड की नागरची है, बिल्कुल सही है। भील की सर बरेला है, बिल्कुल सही है। बेघा की बिझवार है, बिल्कुल सही है। भारिया की रोहिया, सर मैंने आज तक नहीं सुना। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि भारिया जो है, रोहिया जो उप जनजाति है, वह भारिया जनजाति की उपजाति नहीं है। अब देखो, हम सभी को एक एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम गोंड की बात करते हैं। तो गोंड की आप सभी को पता है अगरिया, फिर ओझा, मुड़िया, ये सभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुड़िया के बाद नागरची, सोलाहस, ये सब क्या हैं? गोंड जनजाति की उपजाति है। फिर हम आते हैं भीलकी पे। तो भील की हम बात कर लेंगे तो बरेला तो आपको सामने देखने को मिल ही रहा होगा। फिर भिलाला, राठवा, फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बरेला, बरेला हो गया, भिलाला हो गया, राठवा हो गया, रथियास, ठीक है, बेगास, ये सब क्या हैं? भील की उपजाति है। फिर हम बात करते हैं बेगा की। तो बेगा की हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलती है नरोतिया, भरोतिया, नाहर, कठमेना और एक और कौन सी? बिझवार।
याद रखना, सभी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। फिर आगे मिलती है लास्ट में हमें भारिया, जो कि जबलपुर छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो इनकी जो उपजाति है वह है भूमिया, पंडो, भूइहार, और एक और कौन सी है इनकी, मैंने बताया था आपको, पाटलिया, पिछले बार में प्रश्न आया था। तो ये सभी किसकी है, भारिया जनजाति की उप जनजाति है। आपको सभी समझ में आ गई होंगी कि सर किस किस का नाम बता रहे हैं। तो भैया लगातार रिवीजन करते रहना। जैसे जिस बच्चा बोल रहा है ना मुझे कि सर मुझे 9th और 10th यूनिट के प्रश्न करा दो, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि भैया जो 9th यूनिट का प्रश्न और 10th यूनिट का प्रश्न आपको देखने को मिलता है ना इस सीरीज में, उसके लिए एक पेज बना लो और पेज पे उन्हें लिख लिया करो, और पेज को बाद में सभी को स्टेपल करके पढ़ते हुए चले जाना। तो क्या होगा, बार बार आपको ये नहीं कि सर यही वाला प्रश्न वापस से पढ़ा रहा है, तो भैया तुम बिना सुने उसका रिवीजन कर लेना। बाकी मेरे मन में है कि मैं आपको 10th यूनिट के भी 500 MCQ कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा 9th यूनिट के भी मैं आपको 500 MCQ कराऊंगा पूरे टॉपिक वाइज, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके लिए तो बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं इनके ज़रूर कराऊंगा। करेंट अफेयर भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो बस आप क्या है ना कि चैनल पर बने रहिए, डेली लाइव देखिए, साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भैया टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको टोटल 35 टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 20 FLT होंगी और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं। कल संडे था, तो संडे के दिन आपकी FLT नंबर 4 हुई थी। जाकर अभी तक आपने नहीं दिया है तो उसे दीजिए। 99 में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 299 में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको 14,000 प्रश्न क्या मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस के तौर पे मिलने वाले हैं। तो दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखना FLT 4, आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। फिर उससे पहले वाले दिन जो 21 तारीख के दिन भारत के भूगोल का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट को भी देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि मुझसे कितना बन रहा है। तो टेस्ट देना अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचे। क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स मेनली होता है प्रैक्टिस फॉर्म में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 4 ऑप्शन वाले हमारे यहाँ प्रैक्टिस के लिए आने चाहिए, तो 4 ऑप्शन वाले देने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और 1-2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जैसे हमारी कर ली आपने। तो आप क्या करो, PDF निकला और PDF के आगे फैक्ट उसमें 2 से 3 अपने उसमें एड ऑन करो कि भैया क्या क्या प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे पूछे हैं। तो थोड़ी अपनी मेहनत भी कीजिए। कोई दिक्कत आती तो यह नंबर है 8839306361, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको यहाँ से कोई भी या तो कोर्स खरीदना हो या टेस्ट सीरीज खरीदना हो, PDF डाउनलोड करना है, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए शेड्यूल है, तो यह शेड्यूल है भैया। तो देखो आज हमारा टेस्ट नंबर 10 हो चुका है, जो 22/12 के दिन होना था, FLT नंबर 5। अब आपने देखो आंदोलन में समय दिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु अब आंदोलन का परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। तो 16 फरवरी के दिन हमारा एग्ज़ाम होगा, तो भैया ज़रूर इसे ज्वाइन कर लो। अगला टेस्ट है मध्य प्रदेश का भूगोल, 28/12 के दिन होगा। उसके बाद 29/12 के दिन आपके दिन क्या होगा, FLT होगी। तो इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। और देखना जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भील जनजाति का प्रमुख पर्व है, तो कल ही हमने डिस्कस किया था। भील जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है, भगोरिया। भगोरिया मार्च माह में होली के, जो होली आती है उस दौरान किया जाता है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो फागुन माह में भगोरिया उत्सव आयोजित किया जाता है। भील जनजाति से संबंधित है, 7 दिवसीय यह त्यौहार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो देखो अक्टूबर 2022 का पूछा था, उस टाइम हमारे यहाँ कौन थे, प्रभुराम चौधरी थे, जो कि कहाँ से, सांची से संबंधित थे। परंतु अब हमारा क्या है, 16वीं विधानसभा का हाल ही में गठन हुआ है। तो 16वीं विधानसभा के हिसाब से हमें देखना है। तो देखो हमारे यहाँ के सबसे पहले मुख्यमंत्री हम देखते हैं। तो मुख्यमंत्री हमारे कौन है, मोहन जी यादव हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। फिर हम आते हैं गृह मंत्री पे। तो गृह मंत्री आपको याद रखना है कौन है, मोहन यादव। जितने के भी मन में नरोत्तम मिश्रा चलते हो, तो आपको याद रखना है नरोत्तम मिश्रा इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो वो विधानसभा में शामिल नहीं है। तो अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, मोहन यादव है, याद रखना। फिर देखिए उसके बाद आता है हमारे यहाँ तीसरा वित्त मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री हम बात करते हैं। तो जगदीश जी देवड़ा, जो कि मंदसौर से हैं, वह कौन है हमारे यहाँ,
तो वह हमारे वित्त मंत्री है। अब वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री भी हम देख लेते हैं। तो वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है राजेंद्र शुक्ल। क्या नाम है? राजेंद्र शुक्ल उनका नाम है। और यहाँ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है। और जगदीश देवड़ा जी भी उप मुख्यमंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, आप सभी को पता है, 16वीं विधानसभा चुनाव नवंबर के बाद। ठीक है। फिर एक और आप याद रख लेना, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है हमारे यहाँ के? तो प्रहलाद पटेल हमारे यहाँ के कौन है? तो हमारे यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। धीरे धीरे हम सभी को कवर करते चलेंगे, परंतु अभी इतने मंत्री को आप याद रख लीजिए, क्योंकि आप लगातार गृह मंत्री को गलत कर रहे हैं। जितनी बार भी मैंने गृह मंत्री पूछा है, आपने हमेशा नरोत्तम मिश्रा लगाया है। तो नरोत्तम मिश्रा को भैया भूल जाओ। अब किसको याद रखना है? मोहन जी यादव को याद रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया थानवर। वहाँ क्या है? थावर है। ठीक है। थावर बांध मंडला जिले की निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित है? क्या पूछा है? जो थावर बांध है वह मंडला जिले की कौन सी तहसील में है? तो वह है नैनपुर में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि थावर बांध कहाँ पर है? तो मंडला जिले में है। किस नदी पर बनाया गया होगा? तो सर थावर नदी पर ही बना हुआ है, जो कि हमारे मंडला जिले में स्थित है। ठीक है। कोलार डैम आप सभी को पता है सीहोर में है। इसका अधिकतर पानी भोपाल में देखने को मिलता है। बड़ा तालाब आपको मालूम है भोपाल में। यशवंत सागर बांध कहाँ पर है? तो सर इंदौर में है। ठीक है। फिर आप सभी को पता होगा सिरपुर तालाब कहाँ पर? तो सर सिरपुर तालाब भी कहाँ पर है? तो यहाँ भी इंदौर में है। ठीक है। तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना है। यशवंत सागर बांध भी है, कोलार बांध भी है। ठीक। तो इन सभी को आपको याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कितनी बार रिपीट किया? अब आपको लगेगा सर इतना सरल प्रश्न अब थोड़ी पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? आप समझदार हो गए तो कि सभी बच्चे को बहुत समझदार समझेगा? उसे तो अपने लेवल के हिसाब से ही प्रश्न पूछना है ना, तो वह बार बार पूछेगा। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। अब देखिए, पंडित रविशंकर के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम है भगवंत राव मंडलोई। फिर जो तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम है कैलाशनाथ काटजू, जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो पहले आप भी याद रखना, दूसरे भी याद रखना, तीसरे भी याद रखना, चौथे भी याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है? तो उमा भारती बनती हैं 2003 में। उनसे पहले जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो हमारे यहाँ के कौन मुख्यमंत्री रहते हैं? तो दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ के क्या रहते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर बनते हैं। बाबूलाल गौर के बाद आप सभी को पता है शिवराज सिंह जी चौहान बनते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान हारते हैं 15वीं विधानसभा में। उसके बाद कमलनाथ जी हमारे कौन बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। और कमलनाथ के बाद वापस शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान में हमारे कौन है? मोहन जी यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो इन सभी को याद रखना। 8-10 नाम आपको याद होगा होंगे, 15-17 नाम है। धीरे धीरे सभी को याद कर लेना। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, क्योंकि पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सर अमरकंटक का तो आप 10 बार बता चुके हो कि अनूपपुर के चचाई नामक स्थान पे, इसलिए से चचाई तापीय विद्युत केंद्र भी बोलते हैं। सतपुड़ा तो यह सारणी बैतूल में स्थित है। 1967 में यह शुरू हुआ था। अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आप सभी को पता है बीर सिंहपुर उमरिया में स्थित है, इसलिए इसे बीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। यह भी बात मैंने बताई थी। उकाई तापीय केंद्र के बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी, कि हमारे यहाँ कौन सा नहीं है? उकाई तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थित कुछ अन्य ताप विद्युत केंद्र की मैं बात करता हूँ तो एक है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, सिंगरौली में है। फिर आपको गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र सुनने को मिलता होगा, जो कि नरसिंहपुर में है। फिर जबलपुर ताप विद्युत केंद्र सुनने को मिलता होगा, जो कि जबलपुर में है। फिर आपको और भी नाम देखने को मिलते होंगे, तो जैसे कि एक है हमारा खरगोन में सुपर क्रिटिकल, फिर डोंगलिया में एक खुल रहा था खंडवा में, वहाँ अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इन सभी को आपको याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखो, इसे माधीखेड़ा बोलते हैं।
मड़ी खेड़ा बोलते हैं, फिर इसे बोलते हैं मोहिनी सागर, और इसे एक और नाम दिया जाता है अटल सागर। तो ये चारों नाम कभी आपके सामने कभी भी आ जाए तो यहाँ किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ सभी सिंध नदी पर स्थित है। और किस जिले में स्थित है, तो सर यहाँ शिवपुरी जिले में स्थित है। यहाँ भी आपको याद रखना है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सर सिंध नदी का उद्गम होता है जो हमारी सिरोंज है, लक्ष्मीकांत शर्मा जो मध्य प्रदेश के पुराने एक शिक्षा मंत्री थे, उनका विधानसभा क्षेत्र था सिरोंज, विदिशा से निकलती है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी आप सभी को पता है कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुमरा नामक गांव से निकलती है, कुमरा गांव से, और यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसके ऊपर सर राजघाट परियोजना बनी हुई है। पेंच नदी कहाँ से निकलेगी, तो पेंच नदी सर छिंदवाड़ा से निकलती है। ठीक है, फिर तवा नदी कहाँ से निकलती है, तो तवा नदी सर नर्मदापुरम जिले से ही उद्गमित होती है, कालीभीत की पहाड़ियों से, जो कि क्या है, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी, और इसके ऊपर तवा परियोजना बनी हुई है इटारसी नर्मदापुरम जिले में। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है, तो हाँ सर है। कितना है, 21 दशमलव के समथिंग है कुछ, कि हर 5वां आदमी हमारे यहाँ क्या है, तो सर जनजाति से संबंधित है। ये वाली बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। तो बहुत बार बता चुका हूँ, आप सभी को पता है कि 21% से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है, जनजाति है। फिर बेगा स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है, हाँ सर मानती है। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग है वह रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर जिले में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही सर, यह भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। संतिया मालवा की एक जनजाति है, स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, हाँ सर यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको क्या एक नया पॉइंट मिला कि सर एक हमारे यहाँ संतिया जनजाति भी रहती है, और संतिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो मालवा वाले क्षेत्र में निवास करती है। इस बात को याद रखना। यहाँ पर आपको कोल एक जनजाति मिल रही होगी, तो जो सबरी जी थी, रामायण में सबरी जी का गाना सुना है ना, जो अपने राम भगवान को झूठे बेर खिलाती हैं, जो सबरी जी थी वह किस जनजाति से संबंधित थी, तो कोल जनजाति से ही वह संबंधित थी। यह मुख्य रूप से कहाँ पर, रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर वाले ज़िले में पाई जाती है। तो याद रखना, अभी हाल ही में कोल महासम्मेलन भी हुआ था जिसमें गृह मंत्री भी आए थे, तो कोल जनजाति के बारे में वापस भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं। तो देखो निर्गुणी सिंगाजी का नाम आ गया, तो सर सिंगाजी का तो हमने सुना है निमाड़ में बहुत प्रचलन है। निमाड़ का कबीर कहा जाता है संत सिंगाजी को, तो सर सीधी सी बात है कहाँ पर हो जाएगा, निमाड़ में। अब सिंगाजी की हम बात करते हैं तो सिंगाजी का जन्म कहाँ पर होता है, बड़वानी ग्राम में होता है, बड़वानी ज़िले में। बड़वानी में नाम है खजूरी ग्राम, खजूरी ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके द्वारा 12 मासी नामक एक किताब भी लिखी जाती है। इनका जो समाधि स्थल है वर्तमान में कहाँ पर है, खंडवा में स्थित है। ठीक है, यहीं पे खंडवा में ही हर साल सिंगाजी का मेला भी आयोजित किया जाता है, लगभग अक्टूबर माह में। ठीक है, तो इन सभी को याद रख लेना। सिंगाजी कहाँ का, जिन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। कबीर जो थे उनके समकालीन इन्हें बताया जाता है कि जब कबीर का काल चल रहा था उसी दौरान सिंगाजी भी उनके ही काल के संबंधित थे। तो इन सभी को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में प्रमुखता से बसी हुई है, तो भारिया आप सभी को पता है, जंगलियों को जंगली कहा जाता है, जो कि छिंदवाड़ा के पतालकोट नामक स्थान पर रहती है। तो छिंदवाड़ा एक जगह दिख गया। अब ये देखो ऑप्शन तुम वैसे ही काट दोगे, तो मुख्य रूप से कहाँ पर रहती है, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। ठीक है, भारिया जनजाति के बारे में अभी हमने उसकी उपजाति देखी थी। इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। भड़म सेतम नामक एक नृत्य किसमें चलता है, तो भारिया जनजाति में ही चलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1942 के आंदोलन में का नेतृत्व दमोह से किसने किया था, तो दमोह से भैया जिन्होंने नेतृत्व किया था उनका नाम था श्री रघुवर दास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। MPPSC 2023 में भी पूछा गया था
कि लोकमत समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर पूछा द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कौन सा समाचार पत्र लिखा, तो दैनिक लोकमत नामक उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनका एक बहुत प्रचलित महाकाव्य है, उसका नाम है कृष्णायन। क्या है? महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया है, उसका नाम है कृष्णायन। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लिविंग एन इरा, ये ऑटोबायोग्राफी। तो 10 बार ये तीन ही प्रश्न पूछे गए हैं कि भैया द्वारिका प्रसाद मिश्र, कृष्णायन जो महाकाव्य था वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लिखा है। लिविंग एन इरा मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र की है। और देखो लोकमत के बारे में 3 से 4 बार 2023 MPPSC ने पूछा था कि लोकमत किसके द्वारा लिखा गया, तो वह द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो आप सभी को पता है परमार वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वह राजा भोज थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1800 मध्य प्रदेश में वर्तमान डिंडोरी जिले के रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह का अगुवा कौन थे, यानी उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी को पता है रामगढ़ की रानी जिसे कहा जाता है, तो रामगढ़ की शहीद या रामगढ़ की रानी किसे बोला जाता है, रानी अवंतीबाई को बोला जाता है। अब रानी अवंतीबाई का आज पूरा परिचय देख ही लो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ लोधी परिवार से संबंधित थी। इनका जन्म होता है मड़ीखेड़ा नामक गांव में। मड़ीखेड़ा जो कि कहाँ पर है, सिवनी जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम है राव झुझार सिंह। क्या नाम है? राव झुझार सिंह है। यह भी MPPSC ने पूछा था रानी अवंतीबाई के पिता का नाम क्या था। तो मड़ीखेड़ा यहाँ पर एक गांव है सिवनी में, वहाँ पर इनका जन्म होता है। मड़ीखेड़ा नहीं है, मनखेड़ी है, सॉरी मड़ीखेड़ा नहीं है, क्या नाम है, मनखेड़ी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है, जो कि सिवनी में। इनका जो विवाह होता है वह मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र में, उस टाइम लोधी राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, तो वहाँ पर उनका विवाह होता है। 1857 में यह डिंडोरी उमरिया वाले क्षेत्र से नेतृत्व करती हैं। तो सबसे पहले इनके द्वारा 2 युद्ध लड़े गए। दोनों युद्ध को आपको याद रखना है। एक लड़ा जाता है इनके द्वारा खेरी का युद्ध, और एक लड़ा जाता है दब हारीगढ़ का युद्ध। ठीक है, खेरी का युद्ध जो होता है वह होता है 23 नवंबर 1857 को, और जो दब हारीगढ़ का जो युद्ध होता है वह होता है 20 मार्च 1858 को। दोनों आपको याद रखना है। इसमें जो अंग्रेज़ों का वो जो थे, अंग्रेज़ों के उस टाइम गवर्नर थे, वह कौन थे, बार्डिंगटन से यह क्या करती हैं, युद्ध लड़ती हैं। कहीं कहीं बार्डिंगटन भी आता है, कहीं वाशिंगटन आता है। तो खेरी के युद्ध में यह क्या होती हैं, जीत जाती हैं, परंतु दाव हारीगढ़ के युद्ध में यह क्या हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि खेरी का युद्ध तो किसने जीत लिया था, रानी अवंतीबाई द्वारा जीत लिया गया था। इनकी एक सहायिका थी, उनका नाम था गिरधारी बाई, इनको भी आप याद रख लेना। ठीक है, रानी अवंतीबाई की जो समाधि स्थल है वर्तमान में वह कहाँ पर है, तो बालपुर एक डिंडोरी में जगह है। क्या है, बालपुर डिंडोरी में एक जगह है, वहाँ पर इनकी हमें क्या देखने को मिलती है, समाधि स्थल देखने को मिलती है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना आप सभी को पता है कहाँ पर, जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती सबसे पहले चंदेल वंश की थी, फिर उसके बाद इनका विवाह किससे होता है, गोंड राजवंश में। दमोह वाले क्षेत्र में इनका शासन रहता है। चोरागढ़ का किला आप सभी को पता है, अबुल फजल की किताब में इनका वर्णन मिलता है। अकबर की सेना से इन्होंने युद्ध लड़ा था, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना। बहुत प्रसिद्ध रही है रानी दुर्गावती भी। रानी अवंतीबाई के बारे में आपको याद रखना है, लोधी राजपूत वंश से थी, और सब कुछ बात मैंने आज आपको बता दी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा स्थित है, तो देखो साल भंजिका की जो दुर्लभ प्रतिमा स्थित है वह गुजरी संग्रहालय में स्थित है, और गुजरी संग्रहालय कहाँ पर है, ग्वालियर जिले में है। होलकर संग्रहालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। राजवाड़ा जाइएगा और राजवाड़ा में होलकर संग्रहालय जरूर देख के आइएगा। राजवाड़ा का जो महल बना हुआ है, कभी गए होंगे तो उसमें आपको होलकर वंश के बारे में एक एक डीप में नॉलेज मिलने वाला है। तो कभी भी इंदौर आओ तो इसे घूमना, इंदौर में रहते हो तो भी घूम के आना। परमार संग्रहालय कहाँ पर, धार में स्थित है, इसको याद रख लेना। सप्रे संग्रहालय जो कि पत्रकारिता से संबंधित है, जो कि कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा संग्रहालय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है कि गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम था सर कैलाश जोशी। कैलाश जोशी का संबंध हाट पीपलिया, कहाँ से? हाट पीपलिया जो कि कहाँ पर है? देवास जिले में है। तो देवास के हाट पीपलिया से इनका संबंध था और इन्हें संत पुरुष के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैलाश जोशी पहले गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जो कि 1978 के समथिंग क्या चुने गए थे? मुख्यमंत्री चुने गए थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी मुख्यमंत्री रहे थे। सुंदरलाल पटवा भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उमा भारती भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सबसे पहले इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना की बात करते हैं तो 2013 में यह योजना शुरू हुई। यह मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत क्या होता है, जो बच्ची 10वीं पास कर लेती है और 10वीं पास कितने 60% से ज़्यादा से पास करती है तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है 1 साल में। ठीक है, परंतु इसमें एक एलिजिबिलिटी है कि उनकी स्कूल की फ़ीस 1,500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी उनकी स्कूल की फ़ीस 1,500 रुपये से अधिक होती है तो यह छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। परंतु इन सभी को याद रखना कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग गांव की बेटी योजना चलाई जा रही थी, तो इसकी भी हमने बात करी थी, तो आपको सभी याद रखना है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले MPPSC प्रीलिम्स का टारगेट बैच चल रहा है भाई। 45-50 दिन बचे हुए हैं। जिनको जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है यह कोर्स खरीद लो, क्योंकि यूनिट 2 अभी वर्तमान में चल रही है जिसमें MP की हिस्ट्री है। यूनिट 9 चल रही है, यूनिट 7 चल रही है और यूनिट 6 अभी वर्तमान में चल रही है। तो 4 यूनिट कंटिन्यू है, बाकी 2 से 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 15 जनवरी से पहले यह कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है पढ़ने का, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लो। 1499 इसका मात्र प्राइस हो चुका है। कूपन कोड लगाइएगा DC सर, तो जो 1999 का प्राइस है वह क्या हो जाएगा? 1499 का हो जाएगा। तो इस कोर्स को भैया जिसको सिलेक्शन लेना है वह ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब कम दिन बचे हैं। 16 फरवरी के दिन पेपर होगा और लगभग 500 से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। तो भैया जिसे 500 वैकेंसी में अपना नाम लेना है उसे MPPSC प्रीलिम्स का बैच और साथ साथ टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन करना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। अब देखो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सरसी पर्यटन केंद्र और रिसोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो आपने इसे हनवंतिया टापू सुन रखा होगा, सुना है? हनवंतिया टापू खंडवा जिले में है। तो हनवंतिया टापू जैसा ही शहडोल जिले में एक रिसोर्ट बनाया गया है, सरसी पर्यटन केंद्र। ठीक है, तो यह कहाँ पर बनाया गया है? तो शहडोल जिले में बनाया गया है। तो इसे याद रखना, अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, पूछा जा सकता है। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? तो आप सभी को पता है नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें BJP पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलो, अब हम आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। रुवीना फ्रांसिस शूटिंग खिलाड़ी का संबंध किस जिले से है? तो इसको आपको याद रखना है, किस जिले से है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोनों आंसर देखता हूँ कितने बच्चे सही देते हैं। कल से मैं वापस आपके कमेंट ऐड ऑन करूँगा। कैसी लगी यह क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे कल वापस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,